दूसरा खुदा किस्त नंबर 28। 7 बजे के करीब अंधेरा होते ही हम झाड़ियों से निकल आए और एक बार फिर सफर करने लगे। हम बॉर्डर से काफी दूर हो गए थे, इसलिए अब कच्ची सड़क पर चल रहे थे। इस सड़क पे गाड़ी वगैरह आ सकती थी और जब भी किसी गाड़ी की लाइट्स नजर आती तो हम रोड से नीचे होकर झाड़ियों में लेट जाते। गाड़ी के गुजरने के बाद दोबारा सफर शुरू कर देते। हम पहाड़ों पर नहीं चल रहे थे, बल्कि पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाले कच्चे रास्ते पर चल रहे थे, इसलिए हमारी रफ्तार भी काफी तेज थी। रात को 1 बजे के करीब हम एक गाँव के करीब पहुंच गए। ये पिछले गांव से निस्बतन बड़ा गांव था। 70 या 80 के करीब घर होंगे। गांव के बीचों बीच एक मस्जिद थी और खेलने के लिए बास्केटबॉल का एक छोटा सा ग्राउंड भी था, जो हमें गांव क्रॉस करते हुए नजर आया था। लड़के इधर रुकना चाहते थे, लेकिन मैंने इनको बताया कि अगला गांव नज़दीक है, उधर जाकर आराम करेंगे। उस गांव का नाम तीराजन था, जिसका एक पुराना सा बोर्ड गाँव के बाहर लगा हुआ था। हमने गाँव को क्रॉस किया और चलते हुए बाहर निकलने लगे। लड़के पूरी रात अगले गांव का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो गांव नहीं आया। आखिरकार सुबह 6 बजे के करीब हम गांव के नज़दीक पहुंच गए। मैं गांव से 1 किलोमीटर पीछे ही रास्ते से हट गया और पानी के चश्मे को क्रॉस करके खेतों के दरमियान से गुजरने लगा। हर तरफ गंदम के खेत थे और जगह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई वादी थी, लेकिन दरमियान में तकरीबन 7 किलोमीटर का एरिया हमवार था। इसमें 2 गांव साथ साथ थे, जो एक दूसरे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थे। मैंने ईरान से चलने से पहले मुख्तलिफ देहात के नाम और रास्ते ज़ुबानी याद किए थे, ताकि मैं अकेला ही सफ़र कर सकूं। चूँकि मेरे पास एजेंटों को देने के लिए पैसे नहीं थे और यही मालूमात इस वक्त सफ़र में काम भी आ रही थी। मैं इन लड़कों को साथ लेकर खेतों के दरमियान चलने लगा। ये गंदम के खेत थे। आप समझ रहे होंगे कि सर्दियों में तो गंदम नहीं होती। राजी झूठ बोल रहा है। ऐसी बात नहीं कि गंदम सिर्फ पाकिस्तान में ही साल में 1 बार बीजी जाती है। बहुत सारे मुल्कों में ये 2 बार बोई जाती है। जहाँ तक गर्माइश का ताल्लुक है, तो वो लोग खाद डालकर इसकी कमी पूरी कर देते हैं। वहाँ गंदम साल में 2 बार होती है और पाकिस्तान की निस्बत कहीं ज़्यादा पैदावार देती है। अब शायद पाकिस्तान के कुछ इलाकों में दोबारा गंदम बोई जा रही है। खुदा की बनाई हुई कायनात में हर चीज़ परफेक्ट है। अगर आप सिर्फ गंदम के दाने को देख लें तो आपको खुदा की खुदाई का यकीन हो जाएगा। ये एक छोटे से दाने में 8-10 पौधे पैदा होते हैं, जिनके सिट्टों से मज़ीद 15-20 दाने पैदा होते हैं। यानी गंदम का एक दाना सिर्फ 5 महीने में 100 से ज़्यादा दाने पैदा करता है। इस फसल को सिर्फ एक बार पानी की ज़रूरत नहीं होती। सब्जियों या दूसरी फसलों को बोने और काटने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत होती है। खुदा ने मुख्तलिफ सब्जियां बनाई हैं, इसलिए कि इनके बोने और काटने से मजदूरी बनती है। इन सब्जियों को खेत से निकालने पर ही गरीब मजदूर के घर का चूल्हा जलता है। खुदा ने खुराक का हसूल आसान बनाया है, ताकि अफरादी क़ुव्वत न होने के बायस लोग भूखे न मरे। एक 80 या 90 साल बूढ़ा भी लाखों मन गंदम पैदा कर सकता है। खुदा ने ये घास और दूसरी जड़ी बूटियाँ क्यों पैदा की है? हम इनको बोते भी नहीं, लेकिन ये फिर भी उगाती हैं और हम सुबह से शाम तक इनको निकालते रहते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर खुदा ने यह घास और जड़ी बूटियाँ पैदा ही न की होती। सीधी सीधी सब्जियाँ बोते और सब्जियाँ ही उगती, ये घास ना उगती। मैंने कसी को नीचे रखकर माथे से पसीना पूछते बस से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, खुदा की बनाई हुई हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अगर ये घास फूस और जड़ी बूटियाँ ना हो तो गरीब मजदूर को काम कहाँ से मिलेगा? ये रोज़ी का सहारा है, इनसे भी मोहब्बत करो। कल को ये घास और जड़ी बूटियाँ तुमको कहीं भूखा नहीं मरने देंगी। वाह रे मेरे बाप, मैंने दुनिया की हर सच्चाई तुमसे सीखी। तुम्हारे सिखाए हुए एक एक लफ्ज़ से मुझे जीना सिखाया, लेकिन ईमान के मामले में ज़्यादती कर गए। राजी बेटे, सब कुछ मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया था, मुझे माफ़ कर देना। मेरे अब्बू का चेहरा तुर्की के इन पहाड़ों में मंडलाने लगा। राजी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। नहीं अब्बू, ये मोहब्बत नहीं थी, ये गलती थी, बहुत बड़ी गलती, जिसने मेरे और ईमान दोनों की ज़िंदगी तबाह कर दी। नहीं अब्बू, ये कैसी मोहब्बत थी जिसमें एक बाप अपनी बेटी के कपड़े फाड़ देता है? राजी, उस दिन सिर्फ कपड़े ही नहीं फटे थे। ईमान कराची में उस दिन बहुत कुछ कह गई थी। एक 14-15 साल की बच्ची के अगर कपड़े फाड़े जाएं, इसकी इज़्ज़त पर हमला किया जाए, ये इसका रेप करने की कोशिश की जाए, तो ये कौन सी मोहब्बत है? जिसको बेटी कहा जाए और फिर उसका रेप करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान से अमेरिका जाने का फ़ैसला मैंने क्यों किया और वो कौन सी वजूहात थी जिन्होंने मुझे पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया? नहीं अब्बू, ये मोहब्बत नहीं थी, ये कुछ और ही था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। भाई, आप ठीक तो हो ना? अहमद ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा तो मैं सोचूं कि दुनिया से बाहर आ गया। सॉरी यार, मैं ख्यालों में ही कहीं चला गया था, अब ठीक हूँ। मैंने दूसरे हाथ से आंखें साफ करते हुए कहा, भाई आपने आज तक अपना माजी नहीं बताया। आपकी आंखों में जो दर्द नज़र आता है वो दर्द शायद सारी दुनिया से अलग है। अगर कभी मुझे इस काबिल समझो तो इस माजी की दास्तान ज़रूर सुनाना। मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं आपके इस दर्द से भी मोहब्बत करना चाहता हूँ। इससे मेरा हाथ छोड़ा और नीचे चला गया।
लड़के इसी गांव के करीब रहना चाहते थे ताकि दिन को वहां से खुराक हासिल कर सके। मैंने इनको बताया कि 2 किलोमीटर आगे एक और गांव है। रास्ते में चलते हुए हमें सब्जियों के खेत भी नजर आए और ये खुशी की बात थी, क्योंकि अगर सब्जियां उगाई जा रही हैं तो जाहिर है इन देहात में मजदूर भी होंगे जो कि इन देहात के बजाय बाहर से आते होंगे। इसके अलावा इतना कम फासला होने की वजह से दोनों देहात एक दूसरे के गाँव से भी ख़रीदारी करते होंगे। इस गांव में एक अनजान लड़का घूमना और कुछ ब्रेड या बिस्किट वगैरह ख़रीदना कोई मसला नहीं होगा। अगर अहमद नीचे जाकर किसी दुकान से सामान ख़रीदता तो अहमद को वो खेतों में काम करने वाला मजदूरी समझते। अहमद कुर्द था और ये सारा इलाका भी कुर्दों का इलाका था। अहमद को ज़ुबान का भी कोई मसला ना होता और वो आसानी से सामान ख़रीद कर ला सकता था। मैंने लड़कों को समझाया तो मुतमईन हो गए और तेज़ तेज़ आगे बढ़ने लगे। राजी भाई, लड़के बहुत तेज़ हो गए हैं। क्या बोले आपने लोगों को जो इतने तेज़ हो गए हैं? चूँकि मैंने लड़कों से पंजाबी में बात की थी और अहमद को पंजाबी या उर्दू नहीं आती थी, इसलिए इस प्लान का कुछ पता नहीं चला और वो बार बार मेरे हाथ को दबाकर पूछने की कोशिश कर रहा था। भूख तो इसे भी बहुत लगी हुई थी, मुसलसल 3 दिन से भूखा मेरे साथ चल रहा था। इसकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो सिर्फ मेरी इज्जत की वजह से चुप था और हिम्मत करके मेरा साथ देने की कोशिश कर रहा था। अहमद साहिब, अगर मेरे साथ चल रहे हो तो तुमको मरने नहीं दूंगा भूख से। वैसे भी खा खा कर मोटे हो गए हो, कुछ तो चर्बी कम हो जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। 45 किलोग्राम वज़न बहुत ज़्यादा होता है और आपके साथ इस हफ्ते में 10 किलोग्राम और कम हो गया है। वो वाकई बहुत दुबला पतला सा लड़का था। हम खेतों के दरम्यान में मौजूद एक पगडंडी पर चल रहे थे। चलते चलते मुझे एक छोटी पहाड़ी नज़र आई तो हम इसके ऊपर चढ़ गए। पहाड़ी पर चढ़कर हम दूसरी तरफ एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर चले गए। यहाँ पर भी कांटे वाली बहुत सी झाड़ियाँ थीं। चूँकि ये खेतों वाला इलाका था इसलिए भेड़ बकरियाँ नहीं चलाई जाती थीं। ये फसलें बोने का इलाका था और भेड़ बकरियों के लिए जगह ठीक नहीं थी। थोड़ी सी भेड़ें थी, वो भी अपने खेतों तक ही महदूद थी। इधर हम लड़कों को कोई भी ख़तरा नहीं था। मेरे और अहमद दोनों के पास तुर्की रुपये मौजूद थे, लेकिन दूसरे लड़कों के पास सिर्फ डॉलर थे। मैंने इन लड़कों से 10 डॉलर लिए और अहमद को 100 तुर्की रुपये दिए और इससे ताकीद की कि सिर्फ ब्रेड और जैम ही ख़रीदे, इसके अलावा और कुछ ना ख़रीदे। पैसों की बचत करके आगे भी काम आएंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ ख़रीदने से दुकानदार को शक भी हो सकता था। मैंने इसे बहुत सी नसीहतों के साथ गाँव का माहौल चेक करने को भी कहा। वो पैसे लेकर चला गया। मैंने अहमद को भेज तो दिया था और अब खुद परेशान हो रहा था। गाँव में कुछ भी हो सकता था। अहमद अगर पकड़ा जाता तो ये मेरी गलती थी। अहमद मेरी वजह से ही पकड़ा जाता है, क्योंकि अहमद को मैंने ही नीचे भेजा था। इसकी वापसी 2 घंटे बाद हुई। इसने दोनों हाथों में खाने के लिफाफे पकड़े हुए थे। हमने लिफाफे खोले तो इसमें हर किस्म के खाने का सामान पड़ा हुआ था। बाकी लड़के खुश हो गए थे और मेरा मुंह बन गया था। मैंने खामोशी से एक एक ब्रेड तोड़ तोड़ कर खाने लगा। तुर्की में रोटी की बजाय ब्रेड इस्तेमाल होता है, क्योंकि ब्रेड तुर्की से शुरू होते हैं और यूरोप में यही ब्रेड बतौर रोटी के इस्तेमाल होते हैं। इसके नाम हर मुल्क में मुख्तलिफ होते हैं। ये डबल रोटी की तरह फूला हुआ और लंबा होता है, लेकिन इसमें मीठा नहीं मिलाया जाता, बल्कि बिल्कुल सादा होते हैं। ये रोटी ही की एक किस्म होती है। इसे तवे या तंदूर के बजाय ओवन में तैयार किया जाता है। राजी भाई नाराज़ हो? अहमद ने मेरे गले में बाहें डालते हुए कहा। नहीं, मैं क्यों नाराज़ हूँगा? कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ अहमद, क्योंकि तुम खुश हो और मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी ही अजीज़ है। मैंने प्यार से इसको समझाया। छोटा सा मासूम लड़का था। अगर कुछ ज़्यादा ले आया था तो क्या फ़र्क पड़ता? कितने पैसे लगे हैं टोटल इस खाने पर? मैंने मुस्कुराते पूछा। राजी भाई, सिर्फ 20 तुर्की रुपये लगे हैं फ़ोन कॉल पर और एक बोतल कोका कोला पर। असल में ईरान में कोका कोला नहीं मिलती ना, इसलिए इधर मैंने ये ख़रीद ली थी। कसम से भाई, बड़ी मज़ेदार होती है। वो एक बार फिर मेरे गले में झूलने लगा। अच्छा, अब पूरी बात भी बताओगे या ऐसे ही तरसाते रहोगे? गाँव में क्या हुआ था? ये खाना किसने दिया और कोई ख़तरा तो नहीं? अगर ख़तरा है तो हम इस पहाड़ी की तरफ चलते हैं। पुलिस वाले सिर्फ हेलीकॉप्टर से हमें पकड़ सकेंगे। मैंने इसके बाल पकड़ते हुए कहा। 1 मिनट भाई, बताता हूँ, बाल तो छोड़ो। इससे झुंझुलाते हुए कहा। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने इसके बाल छोड़ दिए थे। वो खिसक कर थोड़ा दूर हो गया। भाई जी, सरप्राइज़ है। दुकान पर फ़ोन बूथ लगा हुआ था। मैंने बूथ से अपने चाचा को फ़ोन किया तो वो खुश हो गए। हम अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। वापस जाए हुए लड़कों ने आपकी बहुत तारीफ़ की थी। चाचा ने स्पेशल आपका शुक्रिया अदा किया है कि आपकी वजह से मैं बच गया, वरना वाकई मुझे एजेंट के केस में कम से कम 10 साल की सज़ा हो जाती। वो अभी डंकरूप से लड़ रहे थे जो मुझे इधर छोड़कर भाग गए थे। मेरे पाँव की चोट की वजह से इन लोगों ने मुझे छोड़ा था, वरना मुझे अपने साथ देकर जाते। बस ये कुछ और भी? वो एक लम्बे के लिए रुका तो मैंने पूछा। हम सब इसके तो कान लगाकर बैठे हुए थे। इसने एक बार फिर बोलना शुरू किया। वापस जाने वाले लड़कों में से 2 लड़के मर गए हैं, 5 लड़कों की हड्डियाँ टूट गई हैं और वो माजूर हो गए हैं। 8 लड़के तेहरान के बड़े अस्पताल में हैं और बाकियों को 1-2 दिन तक कोयटा डिपोर्ट किया जा रहा है। वो एक बार फिर सांस लेने के लिए रुक गया। इसी गांव में मेरे चाचा का एक एजेंट रहता है। इसने खाना दिया है और रात को हमको इधर से निकाल कर वान शहर पहुंचा देगा, जहां से दूसरे एजेंट हमें रिसीव कर लेंगे और हम इस्तांबुल तक ले जाएंगे। एक और खुशखबरी है आपके लिए राजी भाई।
آپ کو صرف वहाँ शहर तक पहुँचाने की बात किसी चाचा ने, लेकिन अब मेन एजेंट आपको फ्री में इस्तांबुल तक ले जाएगा। मुझ समेत आपने इनके 7 लड़कों को बॉर्डर क्रॉस करवा कर महफूज रखा है, इसलिए वो आपसे बहुत खुश हैं और आपकी मेहनत का सिला देना चाहते हैं। वो खामोश होकर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मेरी अजीब थी, आंखों से खुशी के मारे आंसू निकल आए थे। रास्ते में मुसीबतें तो बहुत उठाई थी, लेकिन मैं मुसलसल आगे बढ़ता रहा। ईमान सच कहती थी, राजी मैंने अपनी इस मोहब्बत की कुर्बानी तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए दी है, और मेरी कुर्बानी और दुआएं कभी रायगा नहीं जाएंगी। तुम एक दिन अमेरिका ज़रूर पहुंच जाओगे। और मैं जा रहा था। मेरी मदद खुदा कर रहा था। मेरे पास आगे जाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर से सिर्फ 500 रुपये लेकर निकला था, और यही पैसा मुझे आगे की तरफ ले जा रहा था। आज मैं तुर्की पहुंच गया था, और खुदा ने इस्तांबुल तक जाने का आसरा भी बना दिया था। भाई रोते नहीं, देखो कैसे गंदे बच्चों की तरह रो रहे हो। अहमद ने मेरी आंखों से आंसू साफ किए तो मैं इन्हीं इसके गले लगकर रोने लग गया। अहमद भाई, आप जर्मनी जा रहे हो, बहुत अच्छा मुल्क है। आप अभी नौजवान हो, ज़िंदगी में बहुत कुछ करोगे, बहुत आगे तक जाओगे। अहमद यार, कभी मोहब्बत मत करना, ये इंसान को ख़त्म कर देती है। ये वो दीमक है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे का पूरा इंसान खा जाती है। यार कभी भी किसी से मोहब्बत मत करना। इस मोहब्बत में जो दर्द है, इसे सहने में सारी ज़िंदगी ही कम पड़ जाती है। सब कुछ करो लेकिन मोहब्बत मत करो। मैं इसके गले लगकर रोता रहा। रात को 11 बजे के करीब पहाड़ी से नीचे सड़क पर एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। उसने 2-3 बार लाइटें ऑन ऑफ करके इशारा दिया तो हम पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। आधे घंटे में हम लड़के नीचे रोड पर पहुंच गए थे। सुजुकी कार में एक ही आदमी था जो कार को रोड से एक साइड पर करके खड़ा हुआ था। हम इसके पास पहुंचे तो इसे जल्दी से हमें गाड़ी में बिठाया और कच्चे रोड पर गाड़ी दौड़ाने लगा। यहाँ से वाहन का सफ़र तकरीबन 70 किलोमीटर दूर था और कार को वहाँ ले जाने में 2 घंटे लग गए। वान शहर तुर्की का पहला सरहदी शहर है। ये वान झील के किनारे आबाद है और बहुत खूबसूरत है। सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर 4 लाख से ज़्यादा की आबादी का हामिल है। शहर में अक्सरियत कुर्द लोगों की है। ये वही कुर्द हैं जो ईरान, इराक, शाम और तुर्की में फैले हुए हैं और अपने लिए एक अलग मुल्क की जद्दोजहद करते रहते हैं। सन 2006 में इनका बहुत होल्ड था, लेकिन बाद में तुर्की ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करके इनको बखेर दिया था। आज सीरिया और इराक में तो कुर्द जोर लगा रहे हैं, लेकिन ईरान और तुर्की में ये खामोश हो गए हैं। सीरिया में तो अब दाइश के आने की वजह से हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। गाड़ी हमें वान शहर के खूबसूरत से घर में लेकर आ गई। ये छोटा सा 3 कमरों का घर था जिसमें अटैच बाथरूम बने हुए थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार वेस्टर्न बाथरूम यहाँ देखा था। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बाकी लड़कों ने यहीं पर देखा, और हकीकत में हमें इस्तेमाल करने का पता नहीं चल रहा था। हम पानी का डिब्बा या लोटा वगैरह ढूंढ रहे थे। मेज़बान ने हमें पानी डालने और टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने का तरीका बताया। ये एक लंबी सी जंजीर थी जो टॉयलेट के सिरे पर लटक रही थी। इसे खींचने से पानी चल पड़ता था। हम टोटल 8 लड़के थे और इधर 3 लड़के 3 दिन तक रहे। एजेंट सिर्फ 8 लड़कों को आगे सफ़र नहीं करवा सकते थे, इसलिए हम बाकी लड़कों का इंतज़ार करते रहे। यहाँ हम लड़के कम थे, इसलिए पेट भरकर अच्छा खाना मिलता था। हम सिर्फ खाना खाते और सोते थे। कमरे में कारपेट बिछा हुआ था और हमें कंबल तक ला कर दिए थे। इसके अलावा कमरे में हीटर भी लगा हुआ था। 3 दिन तक हम सुकून से इधर पड़े रहे। इसके बाद एक दिन गाड़ी आ गई। रात को हमारे मेज़बान ने हमें बताया कि हमें कार में बिठाया और शहर से बाहर एक भीड़ वाले फॉर्म पर ले गया। हमें वहीं उतार कर इसने बारी बारी सबसे हाथ मिलाया और गाड़ी लेकर चला गया। फार्म पर मौजूद एक बड़ी बड़ी मूँछों वाले आदमी ने हमें अंदर ले गया। यहाँ पर 50 के करीब लड़के बैठे हुए थे। हम इनके साथ जाकर बैठ के 3 दिन बड़ी मेहमान नवाजी के मज़े लिए थे। अब फिर से अपने औकात पर आ गए थे। मैंने दीवार के साथ टेक लगाई और आंखें मूंद दी। अहमद मेरे साथ जुड़कर बैठ गया। शुक्र है रिजवान भाई, आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। मैंने आंखें खोलकर इस लड़के को देखा। ये वही लड़का था जिसने ईरान में मेरा गिरबान पकड़ा था और अब मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास आया था। कोई बात नहीं यार, आप लोगों की वजह से मुझे भी इस्तांबुल तक का आसरा मिल गया, वरना मेरे पास तो खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। मैंने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। राजी भाई, मैं तो आपको थैंक यू नहीं बोलूँगा क्योंकि भाइयों को कभी थैंक यू नहीं बोलता। अहमद ने मेरे बाजू के नीचे किया और इस पर सर रख कर लेट गया। मैं बेख्तियार मुस्कुराने लगा। वो रात हमने वहीं गुजारी और दूसरे दिन मज़ीद 60 लड़के वहाँ आ गए। अब हम 120 लड़के हो गए थे। 2 दिन हमने वहीं गुजारा। अगले दिन 12 बजे टमाटरों वाले मोटे चावल सबको खिलाए गए। रात को 10 बजे के करीब एक बड़ा ट्रॉलर आया और हम सब लड़के इसके अंदर घुस गए। इस पर लोहे के पाइप लगे हुए थे, ऊपर तरपाल से बंद किया गया था। 120 लड़के लोहे के पाइपों को थाम कर खड़े हो गए। ट्रॉलर ने चलना शुरू किया और थोड़ी देर बाद वो मेन हाईवे रोड पर फुल रफ्तार से उड़ा चला जा रहा था। ये सफ़र इतना मुश्किल साबित नहीं हुआ। रास्ते में एक चेक पोस्ट को क्रॉस करने के लिए हमें नीचे उतारा गया और 3 घंटे पैदल चलते हुए हमने इस चौकी को क्रॉस कर लिया। लड़के खेतों के दरमियान से गुजरते रहे। इस बार सिर्फ 2 डंकर हमारे साथ थे। इंतहाई तेज़ी से सफ़र कर हमने इस चौकी को क्रॉस किया और फिर आगे जाकर ट्रॉलर में बैठ गए।
इस बार ट्रॉलर सिर्फ 1 घंटा ही चला और हमें अर्ज़म शहर से बाहर एक छोटे से गांव में ले आया। ये बहुत बड़ा अहाता था और हमसे पहले भी लड़के इधर मौजूद थे जो दोगु ब्याज से आए थे। ईरान के माकू शहर से जो लड़के डंकी लगाते हैं वो दोगु ब्याज आते हैं और दोगु ब्याज से फिर वो अर्ज़म आते हैं। सलमास वाले भी वान पहुँचते हैं और फिर वान से अर्ज़म आ जाते हैं। अर्ज़म में सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आगे की तरफ इकट्ठे सफ़र करते हैं। अर्ज़म वान शहर से 26 किलोमीटर मगरिब की तरफ वाक़ है। समंदर से 5000 फीट की बुलंदी पर वाक़ इस शहर की आबादी 4 लाख के करीब है। 2 सरों वाला उकाब इस शहर की अलामत है। मुल्क की चंद बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक वियना तुर्क यूनिवर्सिटी इस शहर अर्ज़म में है, जिसमें 40,000 से ज़्यादा तालिब इल्म पढ़ते हैं। जिस्मानी खेलों के लिए तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। अर्ज़म नाबुको पाइपलाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पाइपलाइन कैप्सियन सी से नेचुरल गैस हासिल करती है और पूरे तुर्की को क्रॉस करती हुई और बुल्गारिया से होती दूसरे यूरोपीय यूनियन ममालिक तक जाती है। सुबह 4 बज चुके थे। लड़के अहाते में बैठने के लिए जगह तलाश करने लगे। यह बहुत बड़ा अहाता था। इस अहाते में 300 के करीब लड़के मौजूद थे, इसलिए इतना बड़ा अहाता होने की वजह से जगह कम हो गई थी। लड़के एक दूसरे के बीच में घुसकर लेटे हुए थे। लड़कों के पैरों की बदबू से दिमाग फट रहा था। यहाँ पर सारे लड़के पाकिस्तानी या अफ़गानी थे। अहमद इतने सारे लड़कों को देखकर कुछ घबरा गया था, क्योंकि वहाँ वो सिर्फ अकेला ही ईरानी था और बाकी हम सब उर्दू या पश्तो बोलते थे। अफ़गानी लड़के फ़ारसी भी बोलते थे, लेकिन अहमद इनके बजाय मेरे साथ साथ लगा हुआ था। मैंने अहाते में एक जगह देखी और उधर जाकर बैठ गया। अहमद भी मेरे पास बैठ गया। 10 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद जो लड़के थोड़े हिले जुले तो एक आदमी के लेटने की जगह बन गई। मैंने अहमद को लेट जाने को कहा तो इसने अपना सर मेरी गोद में रखा और लेट गया। सिर्फ आधे घंटे में ही वो लड़का दुनिया माफिया से बेखबर मेरी गोद में सर रखे सो रहा था। अहमद को सोने के थोड़ी देर बाद ही मैं इधर बैठा बैठा सो गया। दिन को 10 बजे के करीब कुछ लड़के उठ गए तो मुझे भी थोड़ी सी जगह मिल गई और मैं भी इधर ही लेट गया। मेरी आंख दिन की 3 बजे खुली। अहमद अभी तक सो रहा था। मैंने आहिस्तगी से इसका सर उठाया और एक लड़के के बैग पर रख दिया। वो ज़रा सा कसमस आया और दोबारा सो गया। थोड़ी देर बाद हाउस इंचार्ज ब्रेड के पैकेट लेकर आ गया और हर लड़के को एक एक ब्रेड देने लगा। मैंने अपने अहमद की ब्रेड ले ली और अहमद को सोने दिया, क्योंकि रात को फिर सफ़र करना था, इसलिए मैंने इसको उठाना मुनासिब न समझा। थोड़ी देर बाद वो खुद ही उठ गया तो हम दोनों ने मिलकर पानी के साथ ब्रेड खाई और खुदा का शुक्र अदा किया। रात को एक ट्रॉलर आया और 100 लड़कों को लेकर चला गया। उस रात हमारा नंबर नहीं लगा और हम इधर ही रहे। उस रात सोने के लिए जगह मिल गई थी। हम दोनों को अहाते के कोना मिल गया था और हम दीवार के साथ लगकर सो गए। दिन को 5 बजे के करीब मजीद 50 लड़के इधर आ गए और एक बार फिर जगह तंग हो गई, लेकिन फिर भी हमारे लेटने की जगह काफ़ी थी। हम दिन 12 बजे तक सोते रहे। इसके बाद में उठकर मुख्तलिफ लड़कों के साथ गपशप लगाता रहा। बहुत से लड़के सियालकोट के भी थे। हमारे भावलपुर से तो कोई भी लड़का इन दिनों यूरोप के लिए नहीं निकलता था, लेकिन सियालकोट से बहुत ज़्यादा लड़के आए हुए थे। मैंने अपना सारा बचपन सियालकोट में ही गुजारा था, इसलिए मुझे सियालकोट की सारी गलियों और देहात का पता था। कुछ लड़के ईमान के शहर गुजरात के भी थे और मैं इन लड़कों को अकीदत की नज़र से देखता था। अहमद भी मेरे साथ बैठा हुआ था। इसे हमारी ज़ुबान की समझ तो नहीं आती थी, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ चिपका रहता। रात को 10 बजे के करीब 2 ट्रॉलर आ गए और एक बार फिर ट्रॉलर में हमारी बारी आ गई। ये सब्ज़ी वाला ट्रॉलर था। इस ट्रॉलर में हम 100 के करीब लड़के थे जो एक दूसरे से जुड़े खड़े थे। ट्रॉलर हमें लेकर अर्ज़म से 170 किलोमीटर दूर अर्जकन की तरफ ले जा रहा था। ये शहर दरिया एफ्रट के किनारे आबाद है। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले इस शहर को हाथ से बनी कॉपर की अशिया की वजह से जाना जाता है। ये शहर टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ कपड़े के बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं। सादा अल्फाज में तुर्की का फैसलाबाद है। 3 घंटे में ट्रॉलर हमें अर्जकन ले आया, लेकिन हमारी मंजिल अर्जकन नहीं थी, बल्कि अर्जकन से 230 किलोमीटर दूर सीवा शहर था। रेड रिवर के किनारे आबाद इस शहर की आबादी 4.5 लाख के करीब है। 1,03,355 किलोमीटर लंबा ये दरिया तुर्की की पनबिजली का बहुत बड़ा जरिया है। ये दरिया सिवास के पहाड़ों से निकलता है और झील तल से होता हुआ ब्लैक सी में जाकर गिरता है। ये शहर रेलवे लाइन के जरिए ईरान और इराक में तजारत का जरिया भी है। सिवास सेंट्रल तुर्की एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत खूबसूरत भी है। सुबह के 5 बजे हमें सिवास शहर से बाहर एक बहुत बड़े शेड में ले जाया गया। ये एक तरह का गिराज था जो खेती बाड़ी के औजार और ट्रॉल वगैरह खड़े करने के काम आता था। गिराज का मालिक सब्जी का काम करता था। इस गिराज में हमने 4 दिन गुजारे। हर रोज़ लड़के इस गिराज में आते थे और आगे मुख्तलिफ शहरों की तरफ रवाना हो जाते थे। लड़के यहाँ से अनकरा की तरफ जाते थे, जहाँ से इस्तंबुल और फिर यूनान चले जाते थे। दूसरा रास्ता कूनिया का था, जहाँ से इज़मीर या इस्तंबुल जाया जाता था। इस्तंबुल से पैदल डंकी लगती थी जो यूनान के शहर अलेक्जेंड्रा चली जाती थी। इज़मीर से स्पीड बोट की मदद से यूनान में दाखिल हुआ जाता है। राजी भाई,
एक बार यूनान में दाखिल हो गए तो वे वापस नहीं आ जाता। अहमद ने रोटी का निवाला मुंह में डालते हुए कहा, नहीं यार, यहाँ से कोई भी लड़का डिपोर्ट नहीं होता। एक बार यूनान पहुँच गए तो अपने मुल्कों को डिपोर्ट होने का डर ख़त्म हो जाएगा। यूनान यूरोपीय यूनियन का एक अमीर मुल्क है। यहाँ पर रहकर मजदूरी करोगे तो आगे के सफ़र के लिए काफ़ी पैसे बन जाते हैं। तुम भी 1 साल इधर ही काम कर लेना, पैसे बन जाएंगे तो आगे जर्मनी चले जाना। मैंने यूनान से आगे मेक्सिको की ट्राई करनी है। इधर से मेक्सिको जाना निस्बतन आसान है। 2 साल तक मैं इतने पैसे कमाने में कामयाब हो जाऊंगा कि आगे मेक्सिको जा सकूं। मेक्सिको से आगे अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करूंगा। 5वें दिन खुदा खुदा करके हमारी बारी आ गई। बाहर एक बार फिर ऑयल टैंकर खड़ा हुआ था। मैं ऑयल टैंकर को देखकर घबरा गया। इस ऑयल टैंकर ने ईरान में 2 लड़कों की जान ली थी और अब एक बार फिर मौत सामने नजर आ रही थी। अहमद, वापस चलो, हमने इसमें नहीं जाना है। मैंने अहमद का बाजू पकड़ा और इसे वापस शेड में ले गया। अहमद खामोशी से मेरे साथ अंदर चला गया। क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं बैठ रहे हो? मैं ये सब खाना और रिहाइश फ्री में नहीं दे रहा जो तुम अपनी मर्जी कर रहे हो। तुम्हें मर्जी की गाड़ियाँ नहीं आएंगी तुमको लेने के लिए। यहाँ सबसे सेफ ही टैंकर है। तुर्की हाउस इंचार्ज ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, नहीं, ये मौत है। ईरान में हमने इसी टैंकर में 2 लड़कों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। मैं इसमें नहीं जाऊँगा। मैंने इसे अपना बाजू छुड़वा लिया। अहमद मेरे पीछे खड़ा हुआ था। चुप करके इस टैंकर में बैठ जाओ। कोई भी लड़का इसमें नहीं मरता है। पिछले 1 साल से टैंकर चल रहा है और आज तक कोई भी लड़का इसमें नहीं मरा। तुम ज़्यादा ही नाजुक हो गए हो। इसने एक थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं इसमें नहीं बैठूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम 1-2 दिन मज़ीद इंतज़ार करेंगे लेकिन इसमें नहीं जाएंगे। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। तुम मुझको जानते नहीं हो। अगर इस टैंकर में ना बैठे तो मैं मार कर फेंक दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किधर गुम हो गए हो। तुम्हारी माएँ सारी ज़िंदगी यूनान से आने वाले लड़कों को तुम्हारी तस्वीरें दिखा दिखा कर पूछती रहेंगी कि मेरे बेटों को तूने देखा। चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि अगर एक लड़का एतराज़ करेगा तो बाकी भी नहीं बैठेंगे। वाकई 7-8 और लड़के भी टैंकर से बाहर निकल आए और वो भी नहीं जा रहे थे। तुम मुझे मार दो, उधर भी मरना है और यहाँ तुम्हारे हाथों भी, लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊँगा। इसने दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ी हुई जिससे दबा रहा था। सांस बंद होने की वजह से मुझे खांसी आ गई और मैंने खांसना शुरू हो गया। सिर्फ कुछ लम्हों के दबाव से ही मेरी आंखों से पानी निकल आया था। उसके नीचे जाकर देखो, सुराख है, हवा गुजरती है। यकीन करो, ये बहुत महफूज है। कोई लड़का नहीं मरता इसमें। तुर्की हाउस इंचार्ज ने पिछड़ते हुए कहा। इसे मुझ पर तरस आ गया था। मैंने एक नज़र देखने का इरादा किया और टैंकर के नीचे लेटकर देखने लगा। वाकई 8 सुराख बने होने की वजह से हवा गुजर सकती थी। पहले वाले टैंकर में सिर्फ 2 सुराख थे और इसी वजह से लड़के मरे थे। यहाँ बहुत ज़्यादा थे और हवा का गुजर आसानी से हो सकता था। भाई, कुने तक जा रहा हूँ। सिर्फ 5 घंटे का रास्ता है और अगर हालात ठीक हों और ज़्यादा सख्ती ना हुई तो आगे बरसा तक ले जाऊँगा। इस्तांबुल से सिर्फ 2 घंटे दूर। सोच लो, आधा तुर्की झटके से क्रॉस कर जाओगे। लड़के हज़ारों तरह के ख़तरात बर्दाश्त करते हुए 4-4 दिन की डंके लगाकर पहुँचते हैं बरसा तक और आप 1 रात में पहुँच जाओगे। मर्जी आपकी, अब की बार नहीं रोकूंगा। हाउस इंचार्ज ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैंने अहमद को देखा। इसकी आंखों में इकरार था। इसका दिल टैंकर में बैठने को कर रहा था, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से चुप था। क्या कहते अहमद, बैठने का इरादा है? मैंने अहमद से पूछा तो वो आगे आ गया। राजी भाई, जब इंसान मोहब्बत करने लगता है तो इसका अपना इख्तियार ख़त्म हो जाता है। मेरी मर्ज़ी अब आपकी मर्ज़ी है। जो आपका दिल हो वो आप करें, मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा। इसने अपना हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा। ठीक है, चलते हैं, एक बार ट्राई तो करें, शायद इस बार ज़िंदगी ने एक बेहतर मौका दिया हो। मैं अहमद को लेकर ऑयल टैंकर में बैठ गया। बाकी लड़के भी खामोशी से अंदर आ गए। ड्राइवर ने टैंकर के ढक्कन को बंद कर दिया और टैंकर स्टार्ट करके कोनिया की तरफ बढ़ने लगा। सिवा से कोनिया 5 घंटे का सफ़र था। जलालुद्दीन रूमी का ये शहर सूफीज़म की निशानी जाना जाता है। 12 लाख की आबादी वाले इस बड़े शहर की तारीख में सिर्फ रूमी का लफ्ज़ ही काफ़ी है। ये बहुत बड़ा शहर था। मौलाना रूमी तो 7वीं सदी का सबसे बड़ा शायर था, जिसकी शायरी का तकरीबन दुनिया की सभी बड़ी ज़ुबानों में तर्जमा हो चुका है। हम लोग कोनिया क्रॉस करके आगे बढ़ गए। हालात ठीक थे और ड्राइवर एक बड़ा होने के मूड में था, इसलिए वो कोने से आगे बढ़ गया। अब इसकी अगली मंजिल बरसा थी। टैंकर में बैठे हुए हमें 6 घंटे गुजर चुके थे। 8 सुराखों ने हम लड़कों को मरने तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी इतने लड़कों के लिए नाकाफ़ी थे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लड़कों ने कपड़े तक उतार दिए थे और वो मुश्किल सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। गर्मी की वजह से सारे जिस्म से पसीना निकल रहा था और हलक खुश्क हो गए थे। ये सफ़र भी क़यामत ही लग रहा था। अहमद बार बार मेरा हाथ दबाता रहा और ये ज़िंदा रहने की तगोदो कर रहा था। मुझे तो बस ज़्यादा अहमद की फ़िक्र हो रही थी। गुंजाइश से बहुत ज़्यादा लड़के बिठाने की वजह से हम सब एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे। ईरान वाला मंजर बार बार मेरे सामने आ रहा था। मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। मुझे टैंकर में कभी नहीं बैठना चाहिए था। टैंकर सारे का सारा भी नीचे से खुला हो, फिर भी अंदर घुटन ज़रूर होती है। अहमद बेहिस हरकत मेरे साथ लगकर बैठा हुआ था।
میں نے ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد حائل کیا اور آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ راضی بھائی، اگر میں ادھر ہی مر گیا تو میرے لیے ایک بار جرمنی ضرور جانا اور دیوار برلن کے اوپر کھڑے ہو کر مجھے پکارنا۔ میں جہاں بھی ہوں گا، جنت یا دوزخ میں، تمہاری آواز تو ضرور سنوں گا اور تمہاری آنکھوں سے جرمنی دیکھوں گا۔ بھائی، میں مر رہا ہوں، اس ملک کی خاطر مر رہا ہوں جس کے سپنے میں نے ساری زندگی دیکھے ہیں۔ اس کی آواز بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ نہیں احمد، مرنا نہیں، یہ جگہ مرنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری عمر مرنے کے لیے نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ جرمنی دیکھو گے جس کے خواب دیکھتے ہو، بس مرنا نہیں۔ میری زندگی بہت پہلے ہی بہت دکھ ہے اور تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں نے بیٹھے بیٹھے احمد کو گلے لگا لی، اسے جھنجھوڑنے لگا۔ میرے آنکھوں سے لگاتار آنسو نکل رہے تھے اور میں روئے چلا جا رہا تھا۔ احمد، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ احمد میری گود میں پڑا تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ آکسیجن اس ٹینکر میں بہت کم ہو گئی تھی اور وہ ساری آکسیجن اپنے پھیپھڑوں میں بھر لینا چاہتا تھا۔ میں احمد کے سینے کی مالش کر رہا تھا اور زور زور سے چیخ رہا تھا، لیکن میری آواز اس ٹینکر سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ ٹینکر اپنی پوری رفتار سے چلا جا رہا تھا۔ احمد پوری رات گرمی اور حبس سے تڑپتا رہا اور اس معصوم لڑکے کو دیکھ دیکھ کر میں اپنی تکلیف بھول گیا اور صرف اسی کی سلامتی کی دعائیں مانگتا رہا۔ میں نے اس دنیا میں صرف ایمان سے محبت کی دعائیں مانگی تھی، کبھی زندگی میں خدا سے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن اس لڑکے کے لیے آج میں خدا سے مانگ رہا تھا۔ خدا اپنے وجود کا احساس دلا رہا تھا، اپنی طاقت دکھا رہا تھا۔ کنویں سے برسا جانے والے اس ٹینکر میں سبھی اپنی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن صرف ایک میں ہی تھا جو اپنی بجائے احمد کی جان کی حفاظت مانگ رہا تھا۔ شاید آج میرے بس میں ہوتا تو اپنی جان دے کر احمد کی جان بچا لیتا۔ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا اور میں سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آ گیا تھا۔ کسی کو بھی میری خیر خبر نہیں تھی، لیکن اس احمد کے پیچھے ہر کوئی تھا۔ اگر یہ آج ادھر مر جاتا تو شاید میں ساری زندگی ایسے ہی بھٹکتا رہتا۔ آخر خدا کو ہماری حالت پر رحم آ گیا اور ٹینکر کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہو گئی اور ٹینکر چلتے چلتے رک گیا۔ دن کی روشنی سوراخوں سے باہر آ رہی تھی۔ دن کے 10 بجے کے قریب ٹائم ہو گیا تھا۔ ہم رات کو 10 بجے ادھر سے چلے تھے اور اب دن کے 10 بج چکے تھے۔ ہم اس ٹینکر میں پورے 12 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ٹینکر رکا تو سب لڑکے زور زور سے چیخنے لگے اور ٹینکر کی دیواروں کو کھٹکھٹانے لگے۔ باہر پولیس بھی ہو سکتی تھی، لیکن موت کا خوف پکڑے جانے کے خوف سے زیادہ تھا۔ اس وقت صرف اس موت ٹینکر سے باہر نکلنے کی جلدی تھی۔ جان بچ جاتی، بے شک واپس ڈپورٹ ہو جاتے، لیکن ادھر مرنا کسی کو بھی نہیں تھا۔ اس لیے سب لڑکے زور زور سے چلا رہے تھے اور ٹینکر کو کھٹکھٹا رہے تھے۔ ٹینکر صرف 1 منٹ ہی رکا تھا، اس کے بعد پھر سے چلنا شروع ہو گیا۔ ہم سب کھڑے ہو گئے اور زور زور سے چلانے لگے۔ ڈرائیور ہماری چیخیں سن رہا تھا، لیکن انجان بنا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں میں احمد جھول رہا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ ٹینکر تھوڑا سا چلا اور پھر بند ہو گیا۔ 1 منٹ بعد ہی اس کے دونوں ڈھکن کھول دیے گئے۔ لڑکے جلدی جلدی باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ 2 ڈھکن تھے اور اس میں سے ایک لڑکا ایک ٹائم پر نکل سکتا تھا، اس لیے ایک ایک کر کے لڑکے باہر نکلنے لگے۔ احمد ہوش کرو یار، ہم پہنچ گئے ہیں۔ میں احمد کو گلے سے لگایا مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا۔ نیم بے ہوش احمد ایسا ایسا ہوش میں آ رہا تھا۔ جب سب لڑکے باہر نکلے تو پیچھے صرف 7 سے 8 لڑکے رہ گئے جو بے ہوش تھے۔ ڈرائیور ایک آدمی کو ساتھ نیچے اترا، اس نے لڑکوں کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکے اوپر سوراخ تک کرتے اور آگے سے ایک آدمی کو اٹھا کر سوراخ سے باہر نکال لیتا۔ ایک آدمی میرے ساتھ مل کر احمد کو اٹھایا اور باہر لے گیا۔ احمد کے پیچھے پیچھے میں بھی باہر آ گیا۔ احمد اب ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں احمد کے نزدیک کھڑا ہو کر نیلے آسمان کو دیکھنے لگا۔ راضی بھائی، آپ سچ کہتے ہیں، ٹینکر زندگی اور موت کا سفر ہوتا ہے۔ یقین کریں، اس وقت میرا دل ٹینکر میں بیٹھنے کو کر رہا تو مجھے معلوم تھا کہ آپ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ نے ہاں کر دی۔ لیکن یقین کرو، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا خطرناک سفر تھا اور اس سفر میں مرتے مرتے بچا۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ پچھلے 1 سال سے ٹینکر چل رہا ہے اور آج تک ایک لڑکا بھی نہیں مرا۔ واقعی وہ ٹینکر مارتا نہیں تھا، بلکہ صرف انسان کو موت کے اتنا قریب کر دیتا تھا کہ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے پکا مسلمان ہو جاتا تھا اور ہماری زندگی میں بالکل پاک باز اور سیدھا مسلمان بننے کا وعدہ کر لیتا تھا۔ ہم برسا پہنچ گئے تھے۔ 25 لاکھ آبادی والے اس شہر کو گرین برسا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ مرمرسی کے کنارے آباد یہ شہر ترکی کی خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے۔ مرمرسی ایک چھوٹا سا سمندر ہے جس کے ایک کنارے پر استنبول اور دوسرے کنارے پر برسا شہر آباد ہے۔ یہ سمندر بلیک سی اور ایجیسن کو آپس میں ملاتا ہے۔ ترکی کا یہ شہر آٹو موبائل انڈسٹری، ٹیکسٹائل اور فوڈ انڈسٹری کا مین شہر ہے۔ فریش فوڈ اور ڈبوں میں پیکڈ ان فوڈ کی بڑی بڑی انڈسٹریاں اسی شہر میں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گائے کا فارم تھا جس کی دیواریں 10 فٹ کے قریب اونچی تھیں۔ احاطے میں ایک طرف 4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہمیں کمروں میں جانے کے بجائے باہر ہی بٹھا دیا گیا اور ہم احاطے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہاں پر ایک موٹر لگی ہوئی تھی۔ ہم سب لڑکے باری باری ادھر سے جا کر پانی پیتے رہے اور واپس آ کر بیٹھتے رہے۔ تم میں سے ایران سے کون کون سے 2 لڑکے آئے ہیں؟ ہاؤس انچارج نے اونچی آواز میں کہا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی ہم دونوں ایران سے آئے ہیں۔
میں احمد کو لیکر کھڑا ہو گیا۔ آپ میں سے استنبول کس نے جانا ہے اور آگے یونان تک کون جا رہا ہے؟ وہ ایک بار پھر پوچھنے لگا۔ جی میں استنبول تک جا رہا ہوں اور یہ یونان تک جائے گا، میں نے احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ استنبول کہاں جاؤ گے؟ ڈرائیور آپ کو اتار دے گا۔ اس نے کاپی پینسل نکالی اور لکھنے لگا۔ اب استنبول میں جدھر مرضی اتار دے، آگے میں خود ہی چلا جاؤں گا، میں نے نارمل لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی آدھے گھنٹے تک کار آ جائے گی اور آپ کو لے کر استنبول چلی جائے گی۔ منہ ہاتھ اچھی طرح دھو لیں، آپ کو استنبول میں کار اتار کر آگے چلی جائے گی۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ راضی بھائی میں ابو کو فون کرتا ہوں، وہ تمہارے پیسے بھی بھیج دیں گے، 1 منٹ ٹھہرو میں بات کرتا ہوں، پھر دونوں بھائی اکٹھے یونان جائیں گے۔ وہ ہاؤس انچارج کو دیکھنے لگا تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، بھائی آپ صرف 1 منٹ ٹھہرو، میں سب ٹھیک کروں گا۔ وہ ایک بار پھر جانے لگا لیکن میں نے اسے روک لیا۔ نہیں احمد، میں نے تمہارے ساتھ نہیں چاہیے، تم بہت اچھے ہو، مجھ سے محبت بھی بہت کرتے، لیکن میں کسی سے محبت نہیں کرتا، بلکہ میں محبت کر بھی نہیں سکتا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ احمد، پاکستان میں میرے 3 بھائی، میں نے ان سب کو چھوڑ دیا ہے، میں کسی سے محبت نہیں کرتا، مجھے محبت کرنا ہی نہیں آتی۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی شخص سے محبت کی، عشق کیا، ٹوٹ کر چاہا، اور اتنا چاہا کہ اب کسی اور کی چاہت ہی باقی نہیں رہی۔ تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو، صرف راستے میں آنے والے ایک مسافر تھے، ایک ساتھی تھے جو پوری دیر ساتھ رہے۔ اچھا وہ گزرا تمہارے ساتھ، زندگی میں ہمیشہ یاد رہو گے، لیکن تمہارے لیے اپنا سفر، اپنی منزل نہیں چھوڑ سکتا۔ تم مجھے میرے راستے سے بھٹکا نہیں سکتے۔ احمد نے اپنی نظریں جھکا لی تھی اور وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ احمد، جس محبوب سے میں محبت کرتا ہوں اس کے سامنے پوری دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے میرے بھائی تم اپنی زندگی جیو۔ جرمنی جا رہے ہو، میری دعا ہے کہ جرمنی میں میرا خوش رہو۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں اکیلا گھر سے نکلا تھا اور اکیلے اپنے محبوب کے خواب کو پورا کروں گا۔ میں امریکہ کے اس خدا کو تلاش کروں گا جو نیو یارک کے پانیوں میں اپنے ہاتھ پھیلائے شاید میرا ہی انتظار کر رہا ہے۔ اس سفر میں مجھے کسی کا بھی ساتھ نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی کا سہارا چاہیے، بلکہ میں خود ہی راستے تلاش کر لوں گا۔ میں نے اس کا بازو چھوڑا اور پلٹ کر پانی کی موٹر کی طرف چل راضی، اس نے پیچھے سے آواز دی اور میں مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے احمد؟ میں نے نارمل لہجے میں کہا۔ میری آنکھوں سے آنسو باہر نکلنے کے بے تاب تھے، لیکن میں ثابت قدم رہا۔ مجھے کسی بھی حالت میں احمد پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا تھی۔ وہ لڑکا اگر مجھ سے تھوڑی سی بھی نفرت کرتا تو یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا، کیونکہ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ ترکی سے یونان جانے کا بہت پیسہ لگتا تھا اور احمد کا غریب باپ صرف احمد کے ہی پیسے دے سکتا تھا۔ میں اس پر مزید بوجھ نہیں چاہتا تھا۔ راضی، وہ میرے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ جانتے ہو نا کہ میں نے ہمیشہ آپ کو بڑا ہی مانا ہے، جانتے ہو نا کہ میرا کوئی بھائی نہیں اور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، جانتے ہو نا۔ اس سے میرا گریبان پکڑ لیا۔ راضی صاحب، سنا تھا کہ پاکستانی بہت بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، ایک دل میں پورا جہان آباد کر لیتے ہیں، لیکن میں غلط تھا۔ پاکستان میں تمہارے جیسے چھوٹے دل کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو جتنی بھی محبت کر لو سانپ کی طرح کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ بہت چھوٹا سا دل ہے آپ کا راضی، ایک لڑکی کی محبت کے لیے بھی جگہ نہیں تمہارے پاس۔ اب زندگی میں کبھی کسی پاکستانی سے دوستی نہیں کروں گا، بس ایک ہی بے وفا کافی ہے زندگی سے سبق حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکا دیکھ کر میرا گریبان چھوڑ دیا۔ احمد، تم چھوٹے دل کی بات کرتے ہو، میرے پاس دل ہی نہیں۔ میں نے اس کے گالوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ یہی تھپڑ تمہارے اوقات ہے راضی، چلے جاؤ اور ساری زندگی اس ایک تھپڑ کی گونج اپنے کانوں میں سنتے رہنا۔ یہ تھپڑ تمہیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ ایران کا ایک کرد لڑکا کبھی تمہارا چھوٹا بھائی ہوا کرتا تھا۔ وہ واپس مڑا اور جا کر دوسرے لڑکوں کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔ میں خاموشی سے موٹر پر آ کر چہرہ دھونے لگا۔ احمد کے چھوٹے سے تھپڑ نے میرے پورے چہرے کو سرخ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کار احاطے کے اندر آ گئی۔ ہاؤس انچارج نے مجھے اور مزید 5 لڑکوں کو علیحدہ کیا اور کار میں بیٹھنے کا کہا۔ ہم یہاں سے استنبول جا رہے تھے۔ میں جانے سے پہلے احمد کے پاس گیا۔ ٹھیک ہے احمد بھائی، میں جا رہا ہوں۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ احمد یار، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا یار۔ میں نے اس کے گالوں کو ہاتھ لگانا چاہا تو اس نے جلدی سے منہ پیچھے کر لیا۔ نہیں راضی صاحب، تم نے اپنا ہر حق کھو دیا ہے، تم پاکستانی اچھے نہیں ہوتے۔ وہ ایک لڑکے کے کندھے پر سر رکھ کر بولنے لگا۔ پاکستانی بہت برے ہوتے ہیں، ان کے پاس دل نہیں ہوتے۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ ہاؤس انچارج نے آگے بڑھ کر اسے مجھ سے علیحدہ کیا تو وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ پاکستانی بہت برے ہوتے ہیں، وہ مسلسل روتے ہوئے یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ ہاؤس انچارج کا دل بھی اسے روتے دیکھ کر پگھل گیا تھا۔ اس نے مجھے کار کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور خود احمد کے پاس ہی زمین پر بیٹھ کے اسے چپ کروانے لگا۔ میں کار میں بیٹھا اور کار آہستہ آہستہ احاطے سے باہر نکلنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو احمد ہاؤس انچارج کے گلے لگا رو رہا تھا۔
میں نے اس دن برسا کے شہر میں احمد کو چھوڑ دیا تھا اور استنبول کی طرف جا رہا تھا۔ 3 گھنٹے میں کار نے ایشیا استنبول کو کراس کیا اور مجھے یورپی استنبول میں اتار کر آگے بڑھ گئی۔